पहले आप एनसीईआरटी के पेज नंबर 143 पे आ जाइए, अगर एनसीईआरटी बुक हो तो। नहीं हो तो आपस में अपना अपना चेहरा देख लो, अब मुस्कुराते रहो, क्योंकि पहले ही मैं बोल चुका हूँ कि विदाउट एनसीईआरटी अगर आप नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है सवाल में। तो मुस्कुराते रहिएगा विदाउट एनसीईआरटी वाले। देखो इसमें एक आपका पैराग्राफ दिया गया है, इसमें बोला गया कि इनऑर्गेनिक में अगर एक लिविंग टिश्यू हम ले रहे हैं तो हम जानते हैं कि इनऑर्गेनिक निकालने के लिए हम क्या कर रहे थे। अरे एक चीज बताओ, आप एक लिविंग टिश्यू ले रहे हो ना, हम लोग पहले वाले लेक्चर में देखे थे कि एक लिविंग टिश्यू को हम लेके क्या कर रहे थे, क्रश कर रहे थे, और कौन सा उसमें एसिड डाल रहे थे हम, ट्राई क्लोरोएसिटिक एसिड। फार्मूला क्या था, Cl3CCOOH। याद तो होगा नहीं, केमिस्ट्री तेज है। तो कह रहा है कि आप जब हम देखे थे उसमें कि किसी भी एक लिविंग टिश्यू से या लिविंग ऑर्गेनिज्म से या लिविंग प्लांट से हमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का जब हमें उसे प्राप्त करना होता था तो हम क्या करते थे, उसको जलाते थे। जलाने के बाद से जो जल के निकल जाता था, लास्ट में जो एस मतलब राख बचता था। जलने के बाद कोई भी बॉडी जलाते हो, चाहे वो प्लांट की हो, चाहे एनिमल की हो, चाहे ह्यूमन की हो, जलाने के बाद से क्या होता है, उसकी राख बच जाती है। तो कह रहा जो राख बचता था हम जानते हैं वही क्या है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। अब एक टेबल दिया गया आपके एनसीईआरटी में कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लिविंग टिश्यू में कौन कौन से होते हैं। तो पहले देख लो क्या क्या कौन कौन से होते हैं। तो आपका होता है सोडियम। सोडियम का सिंबल क्या होता है, तो Na। सोडियम का क्या होता है Na+, और पोटेशियम का क्या होता है K+। तो मतलब बोला कि जो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और वाटर और अदर कंपाउंड दिए गए, ये सब के सब क्या है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। याद रखिएगा, ये टेबल दिया गया किसके लिए, इनऑर्गेनिक के लिए दिया गया। ऊपर लिखा भी है शुद्ध भाषा में देखो लिखा क्या लिखा है, लिस्ट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव इनऑर्गेनिक, बताओ, कंस्टिट्यूएंट ऑफ द लिविंग टिश्यू। मतलब कह रहे हैं कि जब जलाने के बाद से जो रॉक बच जाता है, उस रॉक में क्या क्या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस पाया जा सकता है या पाया जाता है। तो क्या क्या है, पहला है सोडियम, दूसरा है पोटेशियम, तीसरा है कैल्शियम, चौथा है मैग्नीशियम, पांचवा है वाटर, छठवा है कुछ कंपाउंड के नाम में क्या है, NaCl, CaCO3 और PO4 पे पावर -3 और क्या है SO4 पे -2। ये याद रखिएगा, कुछ कंपाउंड के नाम है। अब हमको देखना है कि अमीनो एसिड, लेकिन अमीनो एसिड से पहले हम कुछ देख लेते हैं, पहले कार्बोहाइड्रेट के बारे में, फिर थोड़ा सा देखेंगे, थोड़ा सा हिंट दिया अमीनो एसिड का, वो भी देख लेंगे क्या होता है। पहले यहाँ देखो कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट को भी हमने कितने भाग में बांटा है, तो 3 भाग में बांटा है। मैं पहले दिन में बताया था कि एक चीज बताओ, माइक्रो का कितना डाल्टन होता है, तो कितना डाल्टन होता है, 18 से 8 कितना होता है बताओ, 800 डाल्टन से कम होता है। और मैक्रो में क्या होता है, 18 से 1000 से ज्यादा होता है, 1000 डाल्टन से ज्यादा होता है। तो कहाँ जाएंगे, मैक्रो में जाएंगे। इतना याद है ना, माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा। तो जाहिर सी बात है, छोटा 800 तक है और बड़ा वाला 1000 से ऊपर तक का है। ये कहानी हम बात हो चुकी थी। अब यहाँ बोल रहा है कि पहले ही बोला मोनोसेक्राइड, दूसरा क्या बोला है ओलिगोसेक्राइड, तीसरा क्या बोला है पॉलीसेक्राइड। तो हमने बोला था ना कि मोनोसेक्राइड और ओलिगोसेक्राइड, जिसको हम डाइसेक्राइड से भी नाम से जानते हैं। पिछले वाले भी चैप्टर में हमने लिंक किया था, मतलब पिछले वाले टॉपिक में, मतलब जो पहला लेक्चर हमने पढ़ा है उसमें मैंने हिंट किया था कि और जो हमारा मोनो होता है और डाई होता है किस में आता है, माइक्रो में आते हैं, और पोली किस में जाता है, मैक्रो में जाता है। तो अब ये मोनो है तो समझ लो कोई हमने कार्बोहाइड्रेट लिया, ऐसा था, तो हमने मोनो बोला। अब बोला कि ओलिगो मतलब डाई। तो अगर मैं ऐसा लिख दूं तो कोई दिक्कत, मतलब 2 का चयन होगा। अब यहाँ पे मान लो पोली में तो 2 से अधिक का चयन हो सकता है, ऐसे समझ में आया, समझ में आ रहा है क्या बोलो। मोनो मतलब एक के बारे में बात करेगा, एक कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल होंगे। ओलिगो या डाई मतलब 2 होंगे, पोली मतलब 2 से अधिक होंगे, 2 से अधिक 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। तो देखो क्या बोल रहा है,
कह रहा है कि जो मोनोसेक्राइड होता है, पहले तो ये जान लो कार्बोहाइड्रेट में सब में क्या पाए जाएंगे, कार्बन जरूर पाए जाएंगे, विदाउट कार्बन तो ये चलेगा नहीं। तो कह रहा है कि हम जानते हैं कि मोनोसेक्राइड है, मोनोसेक्राइड में हम कितने कार्बन तक देखते हैं, 7 कार्बन तक देखते हैं। लेकिन हमारी एनसीईआरटी बताती है कि भैया हमें पढ़ना कितना है, 6 तक, 7वां नहीं पढ़ना होता है। लेकिन इसमें आता कितना है, तो 7 कार्बन के कंपाउंड इसमें आते हैं, किसमें, मोनोसेक्राइड में। अब कह रहा है कि 3 कार्बन का कौन सा कंपाउंड होता है, तो उसको क्या बोलेंगे, ट्राइओज बोलेंगे। 4 का होगा तो टेट्रा, टेट्रोज बोलेंगे ना, टेट्रा या टेट्रोज। और 5 का होगा तो पेंटोज, 6 का होगा तो हेप्टोज, और 7 का होगा तो हेप्टोज। इतना याद है ना, अरे इतना तो आता ही होगा नेमिंग करना यार। यस सर। आता कि नहीं आता है, Yes, ट्राई टेट्रा सब आता कि नहीं। वही कह रहे हैं कि अगर 3 कार्बन का कंपाउंड होगा तो क्या बोलेंगे आप, 4 कार्बन का होगा तो, और 5 कार्बन का होगा तो, 6 कार्बन का होगा तो, 7 कार्बन का होगा तो। अब देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है कि हम इनके दोनों के बारे में तो अभी बात नहीं करनी है, हमें देखना है किसको है, 5 को और 6 को। मतलब 5 कार्बन के कौन कौन होते हैं और 6 कार्बन के कौन कौन होते हैं। तो 5 कार्बन का एक ही होता है राइबोज, हम देख पढ़े थे, जो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, आरएनए होता है। आरएनए किसका बना होता है, तो राइबोज का बना होता है। तो कितने कार्बन का होता है, 5 कार्बन। अभी हम इसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे, कितने का बना होता है, 5 कार्बन का। लेकिन वहीं पे अगर ग्लूकोज की बात कर लिया जाए, फ्रक्टोज की बात किया जाए या ग्लैक्टोज की बात किया जाए, याद रखिएगा ये कितने कार्बन के होते हैं, 6 कार्बन के कंपाउंड होते हैं। 5 कार्बन का कंपाउंड का एग्जाम्पल कौन है, राइबोज है। 6 कार्बन का कंपाउंड का एग्जाम्पल कौन कौन है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है और ग्लैक्टोज है। अब कह रहा है कि ओलिगो या डाइसेक्राइड, ओलिगो और डाइसेक्राइड में भी हमें देखना होता है, मतलब जो ओलिगोसेक्राइड होता है इसको भी हमने 2 भाग में बांटा है, या तो डाइसेक्राइड बोलो या तो ट्राइसेक्राइड बोलो। तो यहाँ पे हमें ट्राई के बारे में नहीं पढ़ना होता है, पढ़ना क्या है, केवल डाई के बारे में। तो कह रहा है कि डाइसेक्राइड में हमको एग्जांपल दिया गया अपने एनसीईआरटी में, सुक्रोज, मल्टोज और लैक्टोज। सुक्रोज, मल्टोज और लैक्टोज ये क्या है, सब के सब ओलिगोसेक्राइड। एग्जांपल पूछेगा तो याद रखिएगा, नीट में यही आता है। आपसे पूछेगा मोनोसेक्राइड के एग्जांपल कौन कौन है, राइबोज है कि ग्लूकोज है कि फ्रक्टोज है कि ग्लैक्टोज है, तो क्या मारोगे, आला ब्रिज मारोगे। याद रखना कहानी कैसे बोलता, या इससे पूछे या इससे पूछे, पूछेगा तो यहीं से। अगर आपसे पूछे कि ओलिगोसेक्राइड के एग्जांपल कौन है, तो अगर एग्जांपल आपके डाइसेक्राइड भी है और ट्राइसेक्राइड भी, ऐसे भी तो ये देगा नहीं, ऐसे क्योंकि है नहीं हमारे बुक में, तो देगा कितना, ये देगा, बोलेगा कि डाइसेक्राइड के एग्जांपल कौन कौन होता है, तो सुक्रोज होता है, मल्टोज होता है और लैक्टोज होता है। अब कह रहे हैं कि सुक्रोज कैसे बनता है, तो हम जानते हैं कि जब 2 मोनोसेक्राइड मिक्स होंगे तभी डाइसेक्राइड बनेगा। मतलब एक का यहाँ नाम हम मेंशन कर रहे हैं। अब कह रहा है कि इसी एक में हम क्या करेंगे, एक और जोड़ दें, डाई हो जाएगा। तो कह रहा है कि इसमें 2 लोग जुड़े होंगे, या तो ये राइबोज जुड़ेगा, ग्लूकोज जुड़ेगा, फ्रक्टोज जुड़ेगा, मतलब ये पेयरिंग में जुड़ेंगे, कोई भी जुड़ेगा 2 लोग जुड़ेंगे। अब देखो कह रहा है कि जो सुक्रोज होता है, सुक्रोज का फॉर्मेशन कैसे होता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। मतलब कहने का मतलब इसका भी एक मॉलिक्यूल था और इसका भी एक ही मॉलिक्यूल, इसका भी एक ही और इसका भी एक ही। अब ये दोनों जब मिक्स हुए तो क्या बना दिए, सुक्रोज बना दिए। अब कह रहा है कि मल्टोज, तो कह रहा है ग्लूकोज और ग्लूकोज, मतलब कह रहा है कि ग्लूकोज के हम 2 पार्ट कर लेंगे, तो क्या बना गया, मल्टोज। लेकिन कह रहा है लैक्टोज में हमने ग्लूकोज भी लिया और ग्लैक्टोज भी लिया। तो अब हमने क्या किया, जो बाइंडिंग यहाँ से थी अब वो बाइंडिंग क्या हो गई, यहाँ हो गई। मतलब एक बार में 2 ही बाइंडिंग दिखाएगा तो डाइसेक्राइड होगा, मतलब 2 कंपाउंड के बीच में होना चाहिए। इतना समझ में आया। मतलब कहने का मतलब सुक्रोज किससे मिलकर बना है, तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज का, मतलब 1 मोल किसका होगा, मतलब एक कंपाउंड किसका होगा, ग्लूकोज का और एक फ्रक्टोज का। जब दोनों आपस में क्या होंगे, मिक्स होंगे तो क्या बनाएंगे, सुक्रोज। फिर कह रहा मल्टोज, मल्टोज हम जानते हैं कि ग्लूकोज और प्लस ग्लूकोज से मिलकर बना है, ये क्या बनाएगा, मल्टोज बनाएगा। अब कह रहे हैं कि लैक्टोज, लैक्टोज में क्या होगा, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज मिलेंगे तो लैक्टोज बन जाएगा। हमें ट्राइसेक्राइड के बारे में पढ़ना ही नहीं है यहाँ पे। अब आता है अपना पॉलीसेक्राइड। अब हमने देखा कि यहाँ पे एक था तो ये एग्जाम्पल थे, एक में देख लीजिएगा, एक में एग्जाम्पल क्या है, मोनोसेक्राइड के एग्जाम्पल
आता है आपका पेंटोज शुगर आएगा या तो एक्जोज शुगर आएगा, या तो 5 कार्बन का होगा या तो 6 कार्बन का होगा। 5 कार्बन का एग्जाम्पल क्या होगा, राइबोज होगा, और 6 कार्बन के एग्जाम्पल कौन कौन होंगे, ग्लूकोज होगा, फ्रक्टोज होगा और ग्लैक्टोज होगा। फिर कह रहा है कि हम ओलिगोसैकेराइड में आते हैं, तो ओलिगोसैकेराइड में हमें केवल और केवल डाइसैकेराइड के बारे में पढ़ना होता है। तो डाइसैकेराइड के एग्जाम्पल कौन कौन आते हैं, तो सुक्रोज आता है, मल्टोज आता है और लैक्टोज आता है। कह रहे हैं कि सुक्रोज कैसे बनता है, तो ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज से मिक्सर से बनता है। मल्टोज कैसे बनता है, तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से बनता है। और लैक्टोज कैसे बनता है, तो ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज से बनता है। अब आते हैं पॉलीसैकेराइड पे। हम जानते हैं कि पॉली मतलब होता है 2 से अधिक। अब 2 से अधिक, तो 2 से अधिक में कौन कौन, अब इसमें 2 से अधिक आएगा, एक आएगा होमो, एक आएगा हेट्रो। तो पहले तो हम ये देख लें, फिर होमो हेट्रो की बात करेंगे थोड़ी बहुत, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है ये जो पॉलीसैकेराइड होता है इसमें 2 देखने के लिए मिलते हैं, एक स्टोरेज का काम करता है तो दूसरा स्ट्रक्चर फॉर्म करने में काम करता है। तो कह रहा है कि स्टोरेज के एग्जांपल कौन कौन है, तो ग्लाइकोजन और स्टार्च है। स्टार्च कहाँ देखने के मिलता है, बोलो पढ़े हो ना, अलग अलग चीजें स्टार्च ज्यादातर कहाँ मिलता है, प्लांट में किस फॉर्म में फूड स्टोर होता है, स्टार्च और फैट किस फॉर्म में स्टोर होता है बॉडी में, ग्लाइकोज किसी एक चीज हो गया यार, ग्लाइकोज अभी नहीं समझ में आया? आ गया। तो कह रहा है कि स्टोरेज का काम कौन कौन करता है, ग्लाइकोजन और स्टार्च। और स्ट्रक्चर का काम कौन करता है, जो स्ट्रक्चर प्रदान करते हैं, मतलब एक शेप देते हैं किसी भी चीज को, जैसे हमारा सेलुलोज, काइटिन और इनका तो 2 का नाम तो सुने होंगे। सेलुलोज प्लांट में उसका प्लांट सेल का स्ट्रक्चर देता है, और काइटिन हम देखते हैं अपने आर्थ्रोपोडा में और फंगस में। और इसका कहीं देखे हो, बैक्टीरिया आर्ची बैक्टीरिया के सेल वॉल। समझ में आया, यस सर। कोई दिक्कत, नहीं। ये क्या करेगा, स्ट्रक्चर प्रदान करेगा, और ये क्या करेगा, स्टोरेज का काम करेगा। अब कहने का मतलब है कि जो पोली है, तो पोली में देखो 2 फॉर्म हो सकते हैं, और पोली में भी देख लो, एक होगा होमो वाला और एक क्या होगा, हेट्रो वाला। तो कह रहा होमो वाला होगा, तो हम जानते हैं कि अगर ये मॉलिक्यूल ग्लूकोज का है, तो जाहिर सी बात है इसके बगल में क्या हो सकता है, कोई भी हो सकता है। यहाँ क्या होगा, फ्रक्टोज का, यहाँ पे क्या हो सकता है, ग्लूकोज का, मतलब कोई भी, मतलब ऐसा एक सिंबल जुड़ा होगा, या सॉरी फ्रक्टोज जैसा सब ग्लूकोज ही होंगे ना। ये क्या हो गया, होमो का हो गया। अब हेट्रो में क्या हो सकता है, अगर मानते हैं ये फ्रक्टोज है, तो इसके बगल में क्या होगा, ग्लूकोज लगा होगा, इसके बगल में क्या लगा होगा, राइबोज लगा होगा। मतलब क्या होंगे, ये अलग अलग हो सकते हैं। बॉन्डिंग जो इनकी होगी, मान लो ग्लूकोज ग्लूकोज सब कुछ मिलके ग्लूकोज, मतलब कहने मतलब ग्लूकोज का कोई प्रोडक्ट बना रहा होगा। केवल एक ही, अगर एक ही कंपाउंड का टोटल जो स्ट्रक्चर बना है, अगर एक ही कंपाउंड का बना है, तो किसमें हो जाएगा, होमोसैकेराइड में। हेट्रो में क्या होगा, अलग अलग कंपाउंड से मिलके कोई एक प्रोडक्ट बना होगा, तब क्या बोलेंगे। अब हम देखेंगे कि कौन हेट्रो आता है, कौन होमो आता है। पहले तीसरा बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा सा पहले छोटा सा एक है, अमीनो एसिड की बात चलेगी, थोड़ा सा अमीनो के देख लेते हैं, फिर स्ट्रक्चर पे अपने चलेंगे। पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे, देखेंगे क्या होता है। यहाँ तक कोई डाउट, देखो कह रहा है कि अब अमीनो एसिड को हमें पढ़ना है, तो अमीनो एसिड तो पहले जान लो। तो अमीनो एसिड का सिंबल क्या होता है, NH2, इतना तो याद होगा। अब कहने का मतलब ये है, NH2 लगाओ या इसके जगह क्या लिख लो, इसके साथ साथ क्या आता है, R ग्रुप आता है। और R ग्रुप में क्या बोलते हैं, वो केमिस्ट्री पढ़े होगी तो मालूम होगा R ग्रुप होता क्या, अल्कीन होते हैं। अल्कीन में क्या, आप केमिस्ट्री तो नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ। अल्कीन का मतलब होता है जैसे CH3 जुड़ा हो, CH क्या जुड़ा है, C2H5 जुड़ा हो, या आपको तो कहने का मतलब कोई ना कोई एक एल्कीन, मतलब एल्कीन जुड़ा होना चाहिए। तो वही कह रहा है कि पहले तो हम जानते हैं कि अमीनो एसिड के साथ साथ होता क्या है, तो उसके साथ कोई ना कोई R ग्रुप जुड़ा होता है, और
और सबसे बड़ी बात है कि वो सब्स्टिट्यूट होता है किसका? मीथेन का। सब्स्टिट्यूट समझते हो ना, मतलब छोटा पार्ट क्या होगा उसका? मीथेन होगा। मीथेन जुड़ जुड़ के आर ग्रुप को फॉर्मेशन कर रहा होगा। अरे यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे कितना हो गया? 2। इसके आगे जाओगे तो कितना होगा? 3। तो मतलब क्या होगा? कार्बन ही तो जुड़, यही पार्ट तो जुड़ रहा है। समझ में आया सब्स्टिट्यूशन की बोलना इसको? यही एक छोटा पार्ट है जो जुड़ जुड़ के आर ग्रुप को बढ़ाता चला जा रहा है। अब कह रहा है, देखो कह रहा है कि इतना जानने के बाद इतना तो मालूम है ना सिंपल क्या होता है। इतना समझ में आया। लेकिन कह रहा है कि इसको भी हमने कितने भाग में बांटा है? बेसिक में, एसिडिक में, न्यूट्रल में और एरोमेटिक में। तो कह रहा है कि जो बेसिक अमीनो एसिड होते हैं इसका एग्जांपल कौन कौन होता है? तो लाइसिन होता है और अर्जिनिन होता है। ये आपके एनसीईआरटी की ही बात बोल रहा हूँ, बाहर की नहीं है। जो एनसीईआरटी में दिया गया वही बता रहा हूँ। कह रहा है कि हमने अमीनो एसिड को बांटा किसमें? बेसिक में, न्यूट्रल में, एसिडिक में और एरोमेटिक में। तो कह रहा है कि जो बेसिक अमीनो एसिड होता है, जो बेस वाला अमीनो एसिड होता है, हम जानते हैं कि उसका एग्जांपल क्या है? लाइसिन और अर्जिनिन है। सबका फिगर अभी देखेंगे आराम से। फिगर का तो पूरा क्लियर बाकी है। पहले नॉर्मल बेसिक चीज जान लो कि ताकि फिगर जब सामने आए तो हार्ट अटैक ना आए, बचे रहे कि हाँ ये चीजें सुना है। दूसरा कह रहा है कि न्यूट्रल अमीनो एसिड। तो न्यूट्रल अमीनो एसिड में क्या होता है? तो एक ही एग्जांपल इसका क्या है? ये नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि न्यूट्रल अमीनो एसिड के एग्जांपल क्या है, नीट में पूछा गया है। अब कह रहा है कि ये क्या कैसे इक्वल होता है? तो आपके सामने देख रहा है NH2 के इक्वल कौन हो गया? बस कहानी वही है। फिर कह रहा है कि एसिडिक अमीनो एसिड। एसिडिक अमीनो एसिड को देखो, इसका एग्जांपल क्या है? ग्लूटामिक और एस्पेटिक। और कह रहा है कि एरोमेटिक में क्या होता है? ट्राइसिन होता है और फिनाइलिन होता है और ट्रिप्टोफैन होता है। इतना याद रहेगा। ये एग्जांपल है, ये एग्जांपल है बेसिक का, ये है न्यूट्रल का, और ये है एसिडिक का और है एरोमेटिक का। ये चीजें याद रखिए। सब किसके पार्ट है? अमीनो एसिड के पार्ट है। अब इसके बाद से जैसे अब ये आता है कि अमीनो एसिड, हम इतना तो पढ़ रहे हैं, पहले तो जान लो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इनऑर्गेनिक नहीं है। इनऑर्गेनिक में कौन कौन थे हमने बताया था ना आपको? कौन कौन? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वाटर और सम कंपाउंड। कुछ कंपाउंड थे। अब कंपाउंड में कौन कौन थे? समझे क्या क्या बोल गए? पूरा कंपाउंड। हाँ, जितना कंपाउंड थे उसका नाम बोलिए। पहला क्या बोले? सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl। दूसरा बोलिए कैल्शियम कार्बोनेट मतलब CaCO3। और तीसरा क्या बोलिए? फॉस्फेट का PO4 माइनस पे पावर 3। और एक क्या है? सल्फेट का SO4 माइनस पे पावर 2। अब देखो इतना जानने के बाद से आता है कि अमीनो एसिड। अब अमीनो एसिड बॉडी के अंदर हम जानते हैं कि कितने पार्ट में पाए जाते हैं? बताओ। 2 पार्ट में। एक होता है इनिशियल, एक होता है नॉन इनिशियल। हाँ, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। इतना तेज क्या पढ़े नहीं थे कहा? अच्छा, बाद में याद आया। एक इनिशियल होता है, एक नॉन इनिशियल होता है। तो कह रहा है कि जो अब देखो 2 पार्ट होता है अमीनो एसिड का। अब देखते हैं थोड़ा सी कहानी यहाँ पे भी। देखो अब अमीनो एसिड की बात किया जाए तो इसको भी हमने बांटा है 2 भाग में। बॉडी के यहाँ पे मतलब बॉडी की क्या जरूरत है, नहीं जरूरत है। कह रहा है कि जो अमीनो एसिड होता है, अमीनो एसिड, कह रहा है कि हमने इसके बॉडी के भी आप मतलब ह्यूमन बॉडी के मतलब कोई भी लिविंग आदमी की बॉडी है उसमें इसको 2 बिहाफ पे बांटा गया है। पहला बोला है क्या? एसेंशियल, एसेंशियल अमीनो एसिड। दूसरा बोला गया है नॉन अमीनो एसिड। कह रहा है कि एक होता है इसेंशियल, एक होता है नॉन इसेंशियल। तो कह रहा है कि जो इसेंशियल होता है ये हमारी बॉडी नहीं बनाती।
इसेंशियल होता है और नॉन इसेंशियल होता है। तो कह रहा है कि दो भाग तो है, लेकिन कह रहा है कि जो एसेंशियल होता है ये हमारी बॉडी खुद नहीं बना पाती है, इसे हमें कहीं ना कहीं बाहर से इनटेक करना पड़ता है बॉडी में। लेकिन कह रहा है कि जो नॉन इसेंशियल है, कह रहा है कि ये हमारी बॉडी क्या करती है, खुद बना लेती है। तो हम जानते हैं कि हमारा अमीनो एसिड जो होता है ये कितने टाइप का हो सकता है, ये 20 टाइप का होता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। जो हमारा अमीनो एसिड होता है कितना होता है, 20 टाइप वाला होता है। लेकिन कह रहा है कि अब हम पढ़ क्या रहे हैं, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल। तो इसमें डिफरेंट यही होता है कि जो इसेंशियल होता है ये हमारी बॉडी खुद नहीं बना पाती है, लेकिन नॉन इसेंशियल जो होता है ये हमारी बॉडी खुद ही बना लेती है, मतलब किसी की जरूरत नहीं होती है। अब बात आता है कि हमारा इसेंशियल में कौन कौन से एग्जाम्पल आएंगे। जो हमारी बॉडी नहीं बना पाती है हमें बाहर से लेना पड़ता है। जो बाहर से लेना पड़ता है तो इसका एग्जाम्पल लिखना। पहला आपका क्या है, लाइसिन है। दूसरा आपका क्या है, ल्यूसीन है। तीसरा आपका क्या है, आइसो ल्यूसीन है। और एक लास्ट आपका है ट्राइक्लोमो। अब आता है कि आपका जो बॉडी खुद बना लेती है, तो खुद क्या क्या बनाती है, ग्लाइसिन। देखो क्या क्या दिया गया है इसे। जो बॉडी खुद बना लेती है उसका एग्जांपल देखो। कह रहे हैं कि एनसीईआरटी का क्या क्या बना लेती है, ग्लाइसिन, और क्या बनाती है, एलेनिन, सेरीन, आर्जिनिन। लिखे, जल्दी लिखो। लिख लिए। देखो कह रहा है कि जो एसेंशियल होता है ये हमारी बॉडी खुद नहीं बना पाती है। जब खुद नहीं बना पाती तो हमें क्या करना होता है, बाहर से अपने बॉडी में इनटेक करना होता है, चाहे इंजेक्शन के थ्रू चाहे हमें खाने के थ्रू, कहीं ना कहीं इसको हमें अपने बॉडी में लेना होता है। लेकिन कह रहा है कि नॉन इनिशियल जो होता है, देखो कितना अच्छा खेला है। इनिशियल मतलब जरूरी, मतलब इनिशियल वर्ड सुन के लगता है कि बॉडी खुद बना लेती है, और नॉन इनिशियल सुन के लगता है कि बॉडी खुद नहीं बनाती हुई कैसे लेना पड़ता हो। लेकिन देखो यहाँ पे कैसे उल्टा है, इनिशियल मतलब हमारी बॉडी नहीं बना पाती है, और नॉन इनिशियल मतलब हमारी बॉडी बना पाती है। अब कह रहा है कि इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। उसका एग्जाम्पल में पहला आता है लाइसिन, दूसरा है ल्यूसीन, तीसरा है आइसोल्यूसीन, चौथा है ट्रिप्टोफैन। ये याद रखिएगा, ये इसका एग्जाम्पल है। नीट में क्वेश्चन ये भी पूछा गया है। अब आता है नॉन इनिशियल। नॉन इनिशियल का एग्जाम्पल आता है आपका ग्लिसरीन, एलाइमिन और सेरीन और आर्जिनिन। कोई दिक्कत? नहीं सर। इतने तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। नहीं दिक्कत है तो थोड़ी बात लिपिड की करेंगे, फिर हम स्ट्रक्चर पे चलेंगे। देखो कह रहा है कि लिपिड क्या होता है पहले हमने जाने हैं, पहले भी हमने थोड़ा सा हिंट किया था। लिपिड तो बेचारा आता माइक्रो में है, लेकिन जब हम रिटेंट पार्टिकल छांटते थे, जहाँ पे हमने देखा था एक लिविंग टिश्यू को जब फूट के और क्या कह रहे थे, उसका फिल्टर कर रहे थे। तो जो हम फिल्टर कर रहे थे तो क्या ये रिटेंट पार्ट में बच जा रहा था, तो वहां पे क्या था, ये माइक्रो जैसा बिहेव कर रहा, मतलब मैक्रो जैसा बिहेव कर रहा था। लेकिन है क्या ये, रियल में बोला जाए तो है माइक्रो। तो देखो वहां पे मैक्रो में इसलिए चला जाता था क्योंकि ये ग्रुप में क्या करता था, ड्रॉपलेट बना लेता था, और जब अकेले रहेगा तो माइक्रो की फॉर्म में रहेगा।
अब देखो क्या बोला, कह रहे फैटी एसिड हैज द कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच्ड टू द आर ग्रुप। देखो मतलब कहने का मतलब है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो हम जानते हैं कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप का सिंबल क्या होता है, आप केमिस्ट्री पढ़े होगे शायद, हमारे हिसाब से तो मैंने यही पढ़ा है, और आपके लिए कुछ और हो तो बताइएगा। यही होता है। आर ग्रुप का मतलब क्या होता है, अल्किलिक ग्रुप। अब देखो क्या बोला है, कह रहे कि फैटी एसिड कार्बोक्सिलिक क्या होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच टू द आर ग्रुप। मतलब कह रहा है कि जो फैटी एसिड होगा मतलब लिपिड वाला होगा, लिपिड मतलब क्या होता है, फैट। जो फैटी एसिड का कंपाउंड होगा वो स्टार्टिंग तो हो रहा होगा किससे, आर ग्रुप से, लेकिन इसका लास्ट में क्या जुड़ा होगा, COOH। तो अब समझ लीजिएगा, कोई भी अगर आपको स्ट्रक्चर दे दिया जाए, अगर वो स्ट्रक्चर के लास्ट में COOH लगा हो तो क्या होगा, लिपिड का ही एग्जाम्पल होगा। तो कह रहा है कि जैसे अगर मैं बताना चाहूं तो कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे देखो क्या है, क्या बोला है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स के, क्योंकि अकेले नहीं बने होंगे, कई मॉलिक्यूल्स को मिलके एक बना होगा, इसलिए क्या है वो मैक्रो मॉलिक्यूल है और उसके सब यूनिट है। तो कह रहा है कि पहले आपने देखा होगा काइटिन, अभी हमने पढ़ के आया है, शुरू में तो देखे हैं काइटिन के बारे में। कह रहा है कि जो काइटिन होता है, काइटिन मॉडिफाई होता है किससे, ग्लूकोज से और एन बताओ एन ग्लूकोसामाइन। मतलब कह रहा है कि ग्लूकोज के साथ कौन लगा होगा, नाइट्रोजन का एन मतलब क्या होता है, उसके बाद क्या लगा होगा साथ में, उसका कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, थोड़ा तेज बोलो हमें। काइटिन का मॉडिफिकेशन कैसे होता है, उसका सब यूनिट क्या है, एन ग्लूकोसामाइन। अरे यार, एन ग्लूकोसामाइन, एन ग्लूकोसामाइन किसके साथ होगा, ग्लूकोज के साथ होगा, ये बनाएगा कैटीन का। कह रहा है कि फैट का सब यूनिट क्या होगा, ग्लिसरॉल होगा और 3 एसिड एसिड जुड़ा होगा, तो क्या बनाएगा, फैट बनाएगा। और फास्फोलिपिड में क्या होगा, ग्लिसरॉल होगा और 2 फैटी एसिड जुड़ा होगा। वैसे ही कह रहा है कि स्ट्राइडल में क्या होगा, तो यहाँ पे 4 कार्बन के रिंग बने होंगे। ये बस ऐसे डायरेक्ट याद रखना है, डाटा है, कुछ करना नहीं है। बाकी केमिस्ट्री इससे बेहतर तो केमिस्ट्री में सीखो, बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ोगे। सर स्टेरॉइड हमारे बॉडी में ऑलरेडी होता है। हाँ, और जो बाहर से भी लोग लेते हैं, बाहर से हाँ स्ट्राइड भी लेते हो जिम वाले, बताया तो था। जो मसल दिखता है ना उतना गोल गोल, एकदम लगता है कि भाई हाँ वाकई दिख रहा है, कहीं यहाँ डोले निकले होंगे, कहीं यहाँ, वो सब स्ट्राइड का ही कमाल है। तुम जब भी जिम करने जाना देखना, जो जिमर होते हैं, जो मतलब गाइड करते हैं, वो सब उनको टेबलेट देते हैं खाने, प्रोटीन देता है। तो सब जो टेबलेट और प्रोटीन का जो पैक होता है, सब में क्या होता है, स्ट्राइड ही तो होता है, जो बॉडी का आपके मसल को क्या करता है, बस्ट कर देता है। सर वो हार्मफुल होता है। ये तो बहुत हार्मफुल है, इसीलिए तो देखते हो जो जिम करता है और 1 महीना जिम छोड़ दे तो जो इतना मोटा दिख रहा था वो खत्म हो जाता है पूरा शरीर। और वही जो नॉर्मल जिम नहीं करता, बस नॉर्मल टहल रहा है, हर चीज कर रहा है, उसकी बॉडी जैसी है वैसे ही रहेगी, वो कभी गलेगा नहीं, जैसा है वैसा ही रहेगा। हमारी बॉडी में लिमिट में होगा और जो बाहर से कंज्यूम करते हैं वो ओवर हो जाता है। वही तो होता है, जब ओवर होगा तभी तो आपका फेंकेगा शरीर। सही है। जब बॉडी से अधिक होगा ही नहीं तो बॉडी देगा कहाँ से, इसलिए उसको एक्स्ट्रा दिया जाता है ये सब चीज। अब देखो क्या कह रहा है, आयल्स हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट। पहले जान लो कि जो हम जानते हैं कि आप देखे हो ना, घी देखे हो, डलडा देखे हो, ये जो जम जाता है तो आप थोड़ा सा भी हीट पी ले जाते हो, क्या होता है, तुरंत पिघल जाता है। तो क्या बोला, कह रहा है कि जो ऑयल होता है वो क्या होता है, वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मतलब कम भी टेम्परेचर दो तो तुरंत पिघल जाएगा। जैसे आपने देखा होगा ना कोकोनट ऑयल, ठंडी के दिनों में क्या होता है, जम जाता है, जब उसको थोड़ा सा भी हीट, जब लाइट पड़ता है सन का, तो तुरंत क्या करता है, पिघल जाता है। यानी क्या है, उस हिसाब से ही तो पता चलता है इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, लो है। अब कह रहा है कि इसका एग्जाम्पल दिया गया है क्या, जिंजरलिक ऑयल का, ये आपके एनसीईआरटी में है। अगला फिर बोला कि हैंस द रिमेनिंग एज द ऑयल इन विंटर। ये आपने देखा होगा कब, विंटर में। विंटर देखे हो कैसा होता है, सांस पास को हरा रहता है। हाँ और ठंड लगती है। हाँ, सर पे सब टोपी लगाए देखो रहते हैं। कितना अच्छा एक्सप्लेन कर रहा है। ये होता है विंटर का एक्सप्लेनेशन, बताओ मतलब कैसे एक्सप्लेन किया, आस पास हरा रहता है, हरा तो रहता है लेकिन कुछ दिन के लिए, फिर पत्तियां सब खत्म। वो हरा गए हैं हम। कोहरा। अच्छा कोहरा बोले हो, अरे यार फॉर्म बोलते हैं इसको। नहीं, हिंदी मीडियम
अच्छा हिंदी मीडियम वाले हो? हाँ तब चलेगा, बोलो। बहुत इतना एक्सप्लेन। अरे यार स्क्रीन पे थोड़ा सा और कर दो। अच्छा लड़कियों को बताओ, तुम लोग बताओ विंटर का मतलब। सर हाँ बोलो। ठंड नहीं लगेगी। हाँ ठंड पड़ती है। ये नहीं, ये गलत बोल रही तुम। अभी शादी विवाह पड़ जाए ठंडी में, स्वेटर नहीं रहेगा शरीर को। ये कौन कह दिया रहता है? वो अलग बात है जब निकल। देखो अब लिपिड में आता है कि सिंपल लिपिड। सिंपल लिपिड के भी कुछ एग्जांपल दिए गए आपके एनसीईआरटी में, तो देख लीजिएगा उसका भी। देखो सिंपल लिपिड का एग्जांपल दिया गया है आपका। पहला दिया गया है आपका फैटी एसिड, दूसरा आपका दिया गया है अल्कोहल है, तीसरा आपका दिया गया है ग्लिसरॉल। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि आप कंफ्यूज हो कि भाई अल्कोहल कैसे आ जाएगा। देखते रहे ना, सिंपल लिपिड का एग्जांपल दिया गया है फैटी एसिड, अल्कोहल और ग्लिसरॉल, लेकिन आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए भाई अल्कोहल कैसे हो सकता है। तो जब आप फैटी एसिड को और ग्लिसरॉल को ऐड करोगे तो क्या बना के देगा? अल्कोहल बना के दे देगा। याद रखिएगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को जब ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा? अल्कोहल बन जाएगा। फिर कहता है कि आपको ये तो बाकी मैंने बता ही दिया कि आर ग्रुप क्या होता है, एल्किल ग्रुप होता है, और इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है क्या होता है? COOH होता है, जो लास्ट में लगा होता है किसी भी चेन के। अब कुछ एग्जांपल और छोटे छोटे दिए हैं। एक एग्जांपल आपका दिया है इसमें पैल्मेटिक एसिड का, कह रहा है कि ये कितने कार्बन का होता है, तो कितने कार्बन का होता है? 16 कार्बन का होता है। इसके बाद से आता है आपका एस्पेटिक एसिड है। देखो आप कह रहे हैं कि एक एग्जांपल दिया गया किस चीज का? आर्चिडोनिक एसिड, मतलब कह रहा है कि ये कितने कार्बन का होता है? तो ये होता है आपका 20 कार्बन का। बस कुछ नहीं, बस याद रखना कौन कितने कार्बन को होते हैं। बाकी देखो आ रहा है आपका, एक होता है आपका कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन का, कह रहा है कि फैटी एसिड, इसका एग्जांपल दिया गया है कह रहा है कि सिंपल लिपिड, सिंपल लिपिड में कौन कौन आते हैं हमारे? फैटी एसिड, अल्कोहल और ग्लिसरॉल। जब हम फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को ऐड करते हैं तो क्या बनता है?
अल्कोहल बन जाता है। फिर कह रहा है कि इसके बाद से आता है एक एग्जांपल दिया गया आपका, उसमें किसका दिया गया, पाल्मेटिक एसिड का दिया गया। तो कह रहा है कि पाल्मेटिक एसिड कितने कार्बन का कंपाउंड होता है, जो 16 कार्बन का होता है। फिर कह रहा है कि एक और उसमें एग्जांपल दिया गया, क्या दिया गया है, अर्चिडोनिन। कह रहा है कि अर्चिडोनिन जो होता है वो कितने का होता है, 20 कार्बन का कंपाउंड होता है। फिर कह रहा है कि जब देखते हैं कार्बन सिंगल बॉन्ड टू कार्बन से अगर जुड़ा है उसे क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड फैटी एसिड बोलते हैं। सिंगल बॉन्ड कार्बन से, सिंगल बॉन्ड कार्बन अगर जुड़ा हो उसे बोलते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड। इसका एग्जांपल होता है पाल्मेटिक एंड स्टेरिक एसिड। जो पाल्मेटिक होता है और स्टेरिक एसिड होता है, दो एग्जांपल होता है। बोला कि जो स्टेरिक एसिड होता है कितने कंपाउंड का होता है, कितने कार्बन का होता है, 18 कार्बन का होता है। लेकिन वही कह रहे हैं कि अगर कार्बन बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हो, एक कार्बन दूसरे कार्बन से डबल बॉन्ड से जुड़ा हो तो उसे बोलते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा। अनसैचुरेटेड में कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा। कह रहा है कि इसका एग्जांपल क्या होगा, ऑयलिक एसिड जो 18 कार्बन का होगा, और एक होगा आपका अर्चिडोनिन वाला, वो कितने कार्बन का होगा, 20 कार्बन का होगा। अब कहता है कि कुछ कंपाउंड है लिपिड के, कुछ आपके फिगर में दिए गए हैं, कुछ कंपाउंड है लिपिड के जिसमें बोल रहा है कि क्या उसमें होगा, उसका खासियत पहले क्या है, फास्फोलिपिड होगा। फास्फोलिपिड किससे बना होगा, तो फैटी से और ग्लिसरॉल से और फास्फेट से। इन तीनों का जो मिक्सर होगा क्या बनेगा, बताओ, फास्फोलिपिड बनेगा। कंपाउंड ऑफ लिपिड पढ़ रहे हो, जिसका एक एग्जांपल दिया गया फास्फोलिपिड। कह रहा है कि जो फास्फोलिपिड होता है वो किन किन चीजों से मिल के बना होता है, जुड़ के बना होता है, तो फैटी एसिड से, ग्लिसरॉल से और फास्फेट से। इन तीनों को जब ऐड किया जाता है तो क्या बन के आता है, फास्फोलिपिड बन के आता है। फिर कह रहा है कि दे आर फाउंड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। कह रहा है कि ये कहाँ पाया जाता है, तो सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। लेकिन और क्या है इसका नाम, याद रहेगा। अब देखो क्या बोला है, अब कहता है कि ड्राइव फॉर लिपिड। लिपिड को कैसे हम, लिपिड को कैसे हम ड्राइव करेंगे, कैसे बनाएंगे। तो कह रहा है कि दे आर ड्राइव द हाइड्रोलिसिस एंड सिंपल लिपिड एंड कंपाउंड। मतलब कह रहे हैं हम क्या करेंगे, हम कंपाउंड लेंगे सिंपल लिपिड वाला, और उसके साथ क्या लेंगे, कोई अदर कंपाउंड लेंगे और उसका क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करा देंगे। हाइड्रोलिसिस तो मतलब क्या होता है, किसका अटैक कराओगे, वाटर का। वाटर के साथ हम इसको अटैक कराएंगे। तो कह रहा है जो अगला प्रोडक्ट बन पाएगा वो लिपिड ही होगा। तो कह रहा है कि लिपिड का एग्जांपल दिएगा क्या, कोलेस्ट्रॉल, सुना होगा ना, हार्ट अटैक। तो जो कोलेस्ट्रॉल जिसके बॉडी में बढ़ जाता है तो उसको हार्ट अटैक आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो यही कह रहा है कि जो कोलेस्ट्रॉल एक एग्जांपल है किसका, ड्राइव ऑफ लिपिड का। तो कह रहा है कि ये मोस्ट ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ द माइक्रो, देख लो, माइक्रो मॉलिक्यूल्स ऑफ इन बायोलॉजी। तो अब समझ में आया कि लिपिड माइक्रो में आता है, लेकिन वहां रिटेंट पे कहां रुक जाता था, मैक्रो में। कुछ समझ में आया क्या बोल रहा हूँ, यस सर। यहाँ तक कोई दिक्कत है, नो सर। नहीं दिक्कत है, ठीक है। तब आगे फिगर देखते हैं।